बच्चों, मैं विनोद थपलियाल रसायन विज्ञान का प्रवक्ता हूं और मैं आज कक्षा 12 में जो पहला चैप्टर है सॉलिड ठोस उसको शुरू करने जा रहा हूं। हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था। बच्चों, ठोस अवस्था से आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से परिचित हैं और मुझे लगता है कि हमारे अधिकांश जो दिनचर्या के कार्य हैं वो ठोस पर आधारित हैं। तो पहली चीज, मैं सबसे पहले ठोस शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि द्रव्य एक शब्द है, द्रव्य। जरा इसको बहुत क्लियर हो जाए आप लोग। द्रव्य और द्रव दोनों अपने आप में सेपरेट थिंग है। द्रव्य जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, वह पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। तो देखिए, जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। बेटा, अब बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे कि ये माना मेरे पास कोई ईंट है, तो देखो इस ईंट का कुछ भार भी होगा और जहां पर हम रखेंगे उसको, उस स्थान को भी ये घेरेगा। तो ये अपने आप में एक द्रव्य है। जो द्रव्य किसे कहेंगे हम? वो पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। और द्रव्य मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: ठोस, द्रव और गैस। 3 स्टेट होती हैं: सॉलिड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 फॉर्म होती है किसी भी द्रव्य की। क्या ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है और गैस अवस्था होती है। हमारे पास, हम इस समय सिर्फ बात करेंगे किसकी? ठोस अवस्था की। किसकी बात करेंगे? ठोस अवस्था की। ध्यान रहे, ठोस, द्रव और गैस में एक मुख्य अंतर है, जिस चीज को आज आप क्लियर कर लीजिए कि देखो, इनमें हल्का सा, हमने कहा इनमें तरलता पाई जाती है, मतलब इनमें हल्क बहने की प्रवृत्ति होती है, जबकि ठोस में तरलता बहुत ही शून्य या बहुत कम होती है। तो आज बच्चों हम बात करेंगे। अब आप क्लियर हो गए कि द्रव्य है, द्रव्य के तीन पार्ट्स हैं: ठोस, द्रव और गैस। अब हम बात कर रहे हैं ठोस की, सॉलिड स्टेट, जो हमारे पास कक्षा 12 में पहला चैप्टर है, ठोस। अब सबसे पहली बात आती है कि हम ठोस किसे कहते हैं, ठोस क्या है, ठोस किसे कहते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है कि ठोस का हमने जो आज तक की परिभाषाएं पढ़ी हैं कि ठोस की निश्चित आकृति एवं आयतन होता है। ये पहला कैरेक्टर है इसका कि जो ठोस है उसका निश्चित आयतन और आकार होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि ठोस का निश्चित आयतन और आकार होता है। अब आज तक तो ठीक है, हमने क्लियर पढ़ लिया कि भाई ठोस का निश्चित आयतन और आकार होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता होगा? देखो, 2 चीजें हैं इनमें। एक जो क्लियर चीज आएगी हमारे पास, एक चीज आ रही है हमारे पास, अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान। और दूसरी चीज आ रही है अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल। ये अगर हम ठोस की बात करें कि हम कहें कि इसका आयतन, निश्चित आयतन और आकार होता है, तो क्यों होता है इसका निश्चित आकार और आयतन? तो हम इस आधार पर इसको पहला बार एक शब्द आ रहा हमारे पास, अंतर आणविक स्थान और अंतर आणविक बल। क्या चीज है? कोई भी ठोस है, इसमें एक शब्द मैं बार बार आपसे रिपीट करूंगा, इसको भी आप क्लियर हो जाइए। एक शब्द आएगा अवयवीकरण। अवयवीकरण। तो ये अवयवीकरण, ठोस हो सकता है परमाणु से मिलकर के बना है,
अणु से मिलकर के बना है और आयन से मिलकर के बना है। तो जहां जहां पर ये अवयवी कण की बात आएगी तो ये अवयवी कण परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि निश्चित आयतन और आकार होता है ठोस का। मानो दोस्तों देखो, ये माना कोई ठोस है और इस ठोस में ये अवयवी कण है, ये ठोस में अवयवी कण है। देखिए आप, ये ठोस में सारे क्या है, अवयवी कण है। तो देखो ठोस में ये अवयवी कण है माना, ये तो अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो ये ठोस में, अब बात आ रही है कि ठोस है, ये कोई ईंट है माना, इस ईंट ये अवयवी कणों से बन करके ठोस बना हुआ है। अब बात आ रही है कि क्या चीज है, अंतराण्विक स्थान क्या है। अब देखिए ये गोले जो है, इन गोलों को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अवयवी कण है। ये अभी अवयवी कण परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकता है। अब बात आ रही है कि अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक बल। तो देखो जो अंतराण्विक बल क्या करेगा, वो अंतराण्विक बल जो होता है वो जो अवयवी कण है उनको आपस में जोड़े रखेगा। तो ये अंतराण्विक बल का मुख्य वैसे क्या काम, क्या प्रवृत्ति होती है इसकी, आकर्षण की प्रवृत्ति, आकर्षण की प्रवृत्ति होती है। तो देखो अब अगर मैं ठोस के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं तो पहली चीज तो मैंने कह दी कि निश्चित आयतन और आकार होता है। अब देखिए, अब बात आ रही है अंतराण्विक स्थान, जो ये पोर्शन है, देखिए मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, ये ठोसों के बीच में ये स्थान जो है, इस स्थान को देखिए, यहां पर ये स्थान है, ये स्थान है, इस स्थान को हम क्या स्थान कहते हैं, अंतराण्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, अंतराण्विक स्थान। मतलब अवयवी कणों के बीच में जो सूक्ष्म स्थान रह जाता है उसे हम कहते हैं अंतराण्विक स्थान। और जब हम बात कर रहे हैं अंतराण्विक बल की, मतलब अंतराण्विक बल, इस कण और इस कण के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, ये दोनों अवयवी कण है, ये और ये अवयवी कण है, इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसको हम कैसा बल कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। कैसा बल कहते हैं उसको बच्चों, अंतराण्विक बल। तो ये तीन चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक बल और अवयवी कण। इन तीनों पर हम ठोस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको बताते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया कि ठोस का क्या होता है, निश्चित आकार और आयतन होता है। अब दूसरी चीज है जो हम बात कर रहे हैं, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान, इसका बिल्कुल क्या होता है, बहुत अंतराण्विक स्थान या अंतराण्विक स्थान, या हम इसको कह सकते हैं कि अंतराण्विक दूरी। स्थान या दूरी क्या होती है इसकी, बहुत लघु होती है। दूसरा करेक्टर हो गया कि लघु होती है। अंतराण्विक स्थान और स्थान या अंतराण्विक दूरी। अब अंतराण्विक दूरी आप लोग समझ गए कि दो परमाणु जुड़े हैं, उनके बीच में जो स्थान बचा हुआ है उस स्थान को हम कह रहे हैं अंतराण्विक स्थान। तो जो प्रत्येक जो ठोस होगा उसमें जो अंतराण्विक स्थान होगा वो बिल्कुल न्यून होगा, अंतराण्विक स्थान बिल्कुल न्यून होगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है अंतराण्विक बल प्रबल होगा। देखिए तीसरा कैरेक्टर है इसका, अंतराण्विक बल प्रबल होगा। इसमें अंतराण्विक बल क्या होगा, प्रबल होगा। अब देखो बच्चों, मैंने कहा कि अंतराण्विक बल प्रबल होगा। जो अंतराण्विक बल है उसका नेचर कैसा नेचर है, उसका आकर्षण का नेचर है, वो एक दूसरे को बांधे रखेगा आपस में। तो अगर इसका अंतराण्विक बल अधिक होगा तो ये जो अवयवी कण है, ये अवयवी कण आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत पास आएंगे। तो यह ध्यान रहे, हमेशा जो अवयवी कण होते हैं, देखो हमने कहा ये अवयवी कण है माना, तो ये सिर्फ अपने स्थिति के चारों ओर इस प्रकार की गति करेगा। यहां तक आ सकता है, यहां से यहां तक जा सकता है, एक निश्चित स्थान के चारों ओर या एक निश्चित अवयवी कण के चारों ओर क्या करता है, ये दोलन गति करता है। क्या करता है ये, दोलन गति। दोलन गति का आप लोग सबसे अच्छा उदाहरण आपको पता है कि झूला। झूला तो सभी लोगों ने देखा है। तो झूला जो गति करता है वो कैसी गति करता है, दोलन गति करता है। तो देखो ठोस का हो गया अंतराण्विक बल प्रबल होता है, और अंतराण्विक बल प्रबल होने के कारण ही ये जो इसके जो कण हैं आपस में एक दूसरे को क्या करता है, आपस में एक दूसरे को बांधे हुए रखता है। और बांधे हुए रखने के बाद क्या करना है, एक निश्चित अवयवी कण के चारों ओर क्या करते हैं, सिर्फ दोलन गति करते हैं। इनमें प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता प्रवाह, अंतराण्विक बल अधिक होने के कारण।
और अंतिम जो कैरेक्टरिस्टिक मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, इनके अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं। इनके अवयवी कणों की स्थिति क्या होती है? निश्चित होती है। अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है। अवयवी कणों की स्थिति निश्चित। तो कुछ हद तक, कुछ मैंने ये आपको बता दिया कि निश्चित आयतन, अंतराणविक स्थानीय दूरी बहुत कम, आकर्षण बल, अंतराणविक बल सबसे अधिक, और अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती। निश्चित देखो हम कह रहे हैं क्या करते हैं, एक निश्चित अवयवी कण है और इसके बिल्कुल एक चारों और एक निश्चित दूरी तक ही क्या करेगी, ये दोलन गति करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आकर्षण बल इसके कणों को आपस में क्या रखता है, बांधे रखता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे होते हैं, एक शब्द है असंपीड्य और संपीड्य, दो शब्द, एक शब्द है ये, देखो इसको क्लियर हो जाओ। और मैं कह रहा हूं कि ये सारे ठोस असंपीड्य होते हैं, ये सारे ठोस असंपीड्य होते हैं, अधिकांश ठोस। अब एक चीज बताऊं मैं आपसे, जनरल से एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मानो स्पंज है, हम स्पंज में बैठते हैं तो स्पंज क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, और जैसे हम उठते हैं तो स्पंज फिर से क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो देखो संपीड्य है, उसको हम प्रेस करके उसके स्थान, उसका स्थान को या उसके आकार को बदल रहे हैं। और अधिकांश ठोस क्या होते हैं कि असंपीड्य होते हैं, इन पे हम प्रेशर करके इनको दबा नहीं सकते। तो मुख्य रूप से ये कैरेक्टर हो गए ठोस के, निश्चित आयतन और आकार होगा, अंतराणविक स्थानीय दूरी बहुत कम होगी, अंतराणविक बल प्रबल होता है, और अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, और अधिकांश ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। एक छोटी सी जानकारी बेटा थोड़ी इससे हट करके मैं आपको दे दूं कि ठोस के मुख्य 3 गुण होते हैं, और वो 3 गुण हैं प्रत्यास्थता, सुगढ़ता और भंगुरता। ये 3 चीजें भी जरा ठोस के बारे में, जब ठोस की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूं मैं। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास। मैं कह रहा हूं 3 प्रकार के गुण दिखाता है ठोस, प्रत्यास्थता, सुगढ़ता और भंगुरता। बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके मैं आपको दूं। बच्चों कल्पना करो कि मेरे पास एक रबड़ बैंड है, और अगर मैं रबड़ बैंड पे बाह्य बल लगा रहा हूं तो वो अपनी पूर्व स्थिति से बदल जाता है, और जैसे ही मैं बाह्य बल हटा दूंगा तो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। देखो ठोस, मैंने बाह्य बल लगाया, उसने अपनी पूर्व अवस्था बदली, फैल गया, और जैसे ही मैंने उसका बाह्य बल हटाया वो अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। तो इस प्रकार के गुण को कैसा गुण कहते हैं, प्रत्यास्थता, कि मानो बाह्य बल आरोपित करेंगे वो अपनी पूर्व अवस्था को परिवर्तित कर देगा, और जैसे ही हम बाह्य बल को हटाएंगे वो अपनी पूर्व अवस्था में पुनः आ जाता है। ठोस के इस मुख्य गुण को कहते हैं हम प्रत्यास्थता। दूसरा गुण देखिए सुगढ़ता। माना मैंने एक एल्युमिनियम का तार लिया, आप लोग भी समझिए कि एक एल्युमिनियम का तार लिया हमने, और उस पर हमने बाह्य बल लगाया और एल्युमिनियम का तार मुड़ गया। तो क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कि अगर हम बाह्य बल हटा दें तो क्या वो अपनी पूर्व अवस्था में आता है? नहीं आता है। वो फिर क्या करता है, वो अपनी उसी अवस्था में आ जाता है। तो ठोस का वो गुण जो अब बाह्य बल आरोपित करने के बाद अपनी पूर्व अवस्था से परिवर्तित हो जाता है और पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आता है, क्या कहलाता है? सुगढ़ता कहलाता है। और तीसरा गुण है भंगुरता। लकड़ी को देखो आप, लकड़ी के कई टुकड़े तोड़ सकते, उसको बाह्य बल लगाया, वो अपनी पूर्व अवस्था से अलग हट गया, टूट गया बिल्कुल। तो इस टूटने के गुण को हम क्या कहते हैं? भंगुरता। तो थोड़ा ठोस की मैं जनरल कंसेप्ट आपको क्लियर करा दे, आप क्लियर होंगे आप लोग भी। पहली चीज तो द्रव्य है जिसका आयतन और आकार होता है, हर चीज द्रव्य है, ठोस, द्रव और गैस, इसके क्या है? एक पार्ट्स हैं। इस पार्ट में से एक पार्ट है ठोस, और ठोस के कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया आपको कि निश्चित आयतन और आकार होता है, अंतराणविक स्थान और दूरी इसकी बहुत कम होती है, अंतराणविक बल प्रबल होता है, अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, और ये ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं ठोस के प्रकार। मुख्य रूप से 2 प्रकार के ठोस पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के ठोस पाए जाते हैं। देखो 2 प्रकार के ठोस हैं, एक है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस।
अक्रिस्टलीय ठोस, इसको हम एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। एमोर्फस सॉलिड, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये है एमोर्फस सॉलिड, दो प्रकार का है। देखो एमोर्फस अपने आप में एक ग्रीक वर्ड है। एमोर्फस मैंने जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, समझ लो इतना ही। जो अक्रिस्टलीय है इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, और क्रिस्टलीय ठोस जो है उसकी आकृति निश्चित होती है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको, हल्का सा डायग्राम, मैं इस एक दिमाग में इस बात को रखना कि जितने भी गोले बनाऊंगा मैं इस चित्र में, जितने भी गोले बनाऊंगा वो गोले हमको अवयवी कणों को प्रदर्शित करेंगे। और वो अवयवी कण कौन कौन हो सकते हैं? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है। माना एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं आपके सामने, देखो बच्चों, हल्का सा आइडिया देना चाह रहा हूं कि ठोस और क्या चीज है हमारे पास, क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन ठोस। माना एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये है और यहां पर एक दो ये सब क्या है हमारे पास, ये सारे क्या लगे हैं? अवयवी कण लगे हैं। क्या लगे हैं? सारे, ये सारे अवयवी कण हैं, ठीक। और एक स्ट्रक्चर माना मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूं, यहीं पर आप लोग समझ जाएंगे क्या कौन सा हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है और कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया, जनरल पहले इसको समझ लो फिर मैं एग्जाम्पल। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख रहे होंगे एक कुछ पैटर्न सा दिख रहा है हमको, एक पैटर्न मिल रहा है यहां पर हमको, लेकिन यहां पर हमको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो इट मीन क्रिस्टलीय ठोस, मैं डेफिनेशन लिख लूं, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें अवयवी कणों की एक निश्चित क्रम में बार बार पुनरावृत्ति होती है। क्रिस्टलीय ठोस एक बार फिर सुन लो, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें अवयवी कणों की पुनरावृत्ति निश्चित समय के अंतराल पर होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें अवयवी कणों की संरचना एक निश्चित क्रम में नहीं होती। माना मैं यहां पर बात कर रहा हूं, माना मेरे पास है Na और Cl, एक NaCl, सभी लोग परिचित हैं इससे। NaCl अपने आप में एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। NaCl अपने आप में एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अगर NaCl बन रहा होगा तो NaCl देखो, NaCl फिर Na और Cl एक निश्चित क्रम में बन रहा है, और निश्चित क्रम में ऐसा बनता रहेगा, आगे जाता रहेगा और नीचे भी जुड़ता रहेगा। तो इस प्रकार से जहां पर अवयवी कणों की नियमित पुनरावृत्ति हो, नियमित पुनरावृत्ति के फलस्वरूप जो है क्रिस्टल का निर्माण होता हो, और जहां पर अनियमित पुनरावृत्ति हो, यहां पर देखो अनियमित पुनरावृत्ति हो रही। माना मैं यहां पर हल्का सा आपको समझा रहा हूं, यहां पर भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया, यहां पर भी हेक्सागोनल बनाया, यहां पर भी बनाया, लेकिन यहां पर वो सिचुएशन नहीं है। माना यहां पर हेक्सागोनल है तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 पे आ गए, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही पर आ गए। तो इस प्रकार की जहां पर अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होगी? अनियमित होगी, एक निश्चित क्रम में नहीं व्यवस्थित नहीं होते हैं। इस प्रकार के ठोस को हम कैसा ठोस कहते हैं? अक्रिस्टलाइन ठोस। इस प्रकार के ठोस को हम कैसा ठोस कहते हैं? अक्रिस्टलाइन ठोस कहते हैं। तो मुख्य रूप से देखो हमारे पास दो प्रकार के ठोस हैं, एक क्रिस्टलाइन ठोस है और एक अक्रिस्टलाइन ठोस है। अब हम बात करें, देखो क्रिस्टलाइन ठोस और अक्रिस्टलाइन ठोस, इनमें हम डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस से हमको ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम किसको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या अंतर है। तो पहला जो हमारे पास हेडिंग आती है वो आती है आकार। पहली हेडिंग हमारे पास आती है, जो पहले हम उसकी कल्पना करेंगे, आकार। तो देखो मैंने अभी कहा कि निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकृति होती है। देखो जो ये क्रिस्टलीय ठोस है इनकी क्या होती है? निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकृति होती है। पहली चीज, निश्चित अभिलक्षणीय ज्यामितीय आकृति, जो मैंने कहा था कि एक निश्चित सिस्टम पर आएंगे,
निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकृति होती है। किसकी होती है निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकृति? क्रिस्टलीय ठोस की मैंने समझाया था कि वो हेक्सागोनल बन रहा है, माना Na के बाद Cl ही आएगा और Cl के बाद फिर Na ही आएगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है क्रिस्टलीय ठोस का, हम इसी के आधार पर लास्ट में इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, लेकिन पहले एक बार समझ लो कि निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकृति होती है क्रिस्टलीय ठोस की, और जो हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस है इसकी क्या होती है? अनिश्चित असमाकृति आकार होता है। अनिश्चित असमाकृति आकार होता है। पहला, अगर हम आकार की बात करें, पहली चीज तो हम क्रिस्टलीय ठोस सीधे से कह लेंगे कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की क्या होती है? बार बार एक निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति के फलस्वरूप जिस क्रिस्टल का निर्माण होता है या जिस ठोस का निर्माण होता है उसे हम कैसा ठोस कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। और जहां पर क्या होता है? अवयवी कणों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, उसको हम कहते। तो देखो अब क्लियर हो गया कि आकार, इन जो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनका एक निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकृति होगी, और जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे अनिश्चित असमाकृति आकृति होगी। दूसरी बात है गलनांक। सब लोग गलनांक समझते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अभी अगर हम दूसरे चैप्टर में चलेंगे तो फिर हम गलनांक की भी बात करेंगे। गलनांक निश्चित और अभिलाक्षणिकता पर पिघलते हैं। देखो पहली चीज है, या तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है, और अभिलाक्षणिक ताप पर ही क्या होते हैं? ये अभिलाक्षणिक ताप पर ही क्या होते हैं? ये पिघलते हैं। निश्चित होता है और अभिलाक्षणिक ताप पर ही पिघलते हैं। और इनका गलनांक अनिश्चित होता है। देखो इसी पर एक प्रश्न होता है बेटा, कई बार बोर्ड में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूं कि देखो कभी कभी प्रश्न आता है, या आप लोग कभी महसूस करना अपने घरों में भी, कि हमारे घरों के दरवाजे की खिड़कियों पर जो शीशे लगे होते हैं ये ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होते हैं। क्यों? उसके पीछे यही रीजन है कि जो कांच होता है बेटा, मैं भी बात करूंगा इसके आगे, तुमको एग्जाम्पल दूंगा। जो कांच है या प्लास्टिक है, ये सारे कैसे ठोस हैं? अक्रिस्टलाइन ठोस हैं। ये कैसे ठोस हैं? सारे अक्रिस्टलाइन ठोस हैं। मतलब इनका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं है। तो क्या होगा? हमारी खिड़कियों पे जो शीशे लगे हुए हैं इनमें तरलता पाई जाएगी, लेकिन उतनी तरलता नहीं पाई जाती जितनी किसमें पाई जाएगी? द्रव में। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ठोस है। कहीं ना कहीं जो अंतरकाशीय स्थान की बात है वो क्या है? इसमें कम है। तो देखो, तो हम कह रहे हैं कि अब यही प्रश्न है कि क्यों ऐसा होता है कि शीशे ऊपर से पतले और नीचे आकर के मोटे हो जाते हैं? तो उसका कारण है क्योंकि जो शीशे होते हैं, दरवाजों पर लगे हुए शीशे जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं और इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। तो जैसे इनको टेम्परेचर मिलेगा ये किसी भी टेम्परेचर पर हल्का हल्का क्या होने लग जाएगा? तरलता दिखाने लग जाएंगे। और एक समय क्या, इसीलिए क्या कारण होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा, तरलता दिखाई, तो शीशे के जो अवयवी कण है वो कहां इकट्ठा होने लगे? वो कहां इकट्ठा होने लग गए? नीचे, तल पर। इसलिए तल जो है नीचे से मोटा और ऊपर से पतला होता है। थैंक यू।